हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने आपके लिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को दिया है। इसमें दिए गए क्वेश्चंस को आपको ठीक से सुनना है, उनके आंसर्स को लर्न करने की कोशिश करनी है और साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करते रहना है, जिससे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन द इनिशियल स्टेजेस द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility. आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमको क्या बताना है इसमें, हमको इसमें हाईलाइट करना है किसके बारे में, हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के बारे में। हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी जैसे ही आप वर्ड पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नेपोलियन बोनापार्टे आना चाहिए। आपको याद आना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्टे जो था उसकी जो फोर्सेस थी वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जब जाती थी तब लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि यस उसकी फोर्सेस क्या करेंगी, इक्वालिटी लिबर्टी लेकर आएंगी, जो कि वो फ्रांस में कर रहे थे। फ्रांस में वो काफ़ी पॉपुलर थे। बट लेटर ऑन जब वो जर्मनी के अंदर एंटर हुए तो जर्मनी के अंदर एंटर होने पर जर्मनी में लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये जो है, ये जो नेपोलियन की फोर्सेस हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि हमारे हमारे साथ क्या कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से जो नेगेटिव ऑप्शन है वो फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहता है, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। तो ये पूरी तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। साफ पता लग रहा है कि फ्रेंच नेपोलियन की जो फोर्सेस थी, फ्रेंच आर्मीज जो थी, उन्होंने टैक्स इंक्रीज किए, सेंसरशिप लगाई और फोर्स कंस्क्रिप्शन किया। इसलिए उनको काफ़ी जगहों पर हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कह के नहीं वेलकम किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बी और बी सी डी भी आप पढ़ सकते हो, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। बी पॉइंट क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉस, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। तो ये पॉजिटिव काम है जो नेपोलियन ने करा। सिक्योर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। तो हमें बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो नेगेटिव था, इसलिए हमारा आंसर पॉइंट ए हो जाएगा। क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो इसमें हमें किसके बारे में बात करनी है, एरिस्टोक्रेसी के बारे में। आपका जो चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है एरिस्टोक्रेट्स का, राइज ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। तो एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, ये रिच पीपल थे, लैंडलॉर्ड पीपल थे, जिनके मोनार्क्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग फ्रेंच बोलते थे अपनी डिप्लोमेसी के लिए, अपने वर्क के लिए, एंड मैरिज अलाइंसेस करके एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल था। तो हमें इसमें से क्या बताना है, हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो एरिस्टोक्रेसी के के लिए ट्रू नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। यस, ऐसा था कि उनके उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था कंट्री साइड में भी और टाउन में भी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, ये भी मैंने आपको बताया कि यस ऐसा करते थे, वो फ्रेंच बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफ्टन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं होगा, ऑफकोर्स फोर्थ ऑप्शन। दे ऑफ्टन क्लैश विद द आइडियाज ऑफ मोनार्क, नहीं, जैसा मैंने आपको बताया मोनार्क के साथ इनकी अच्छी दोस्ती रहती थी, अच्छे से मोनार्क्स का रिलेशन मेंटेन करते थे। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज स्टूड फॉर। तो हमको इसमें क्या बताना है, हमको इसमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बताना है। ये चारों ऑप्शंस में से हमें देखने हैं कि कौन से ऑप्शंस हैं जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको तीन तरीके के लिबरलिज्म मिलेंगे। एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म बताया है, एक सोशल लिबरलिज्म बताया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलिज्म। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो हमें इसमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बात करनी है। तो पहला क्या दिया हुआ है उन्होंने, अबॉलिशेस द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ऑफ कोर्स गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट को हटाया गया, वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म था। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिजिकल प्रिविलेजेस, ऐसा हुआ लेकिन ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म में नहीं आएगा। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ, ऐसे ये भी हुआ लेकिन ये अगेन
इकोनॉमिक लिबरलिज्म में नहीं आएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में आएगा। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यस, ये भी क्या है हमारा इकोनॉमिक लिबरलिज्म है कि मार्केट को आपने फ्री कर दिया। तो एक तो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल आपने फ्री कर दिया और दूसरा आपने फ्रीडम ऑफ मार्केट कर दिया, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो गए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, ऑप्शन डी, 1 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। एंड अगर आपके कोई भी पॉजिटिव रिमार्क्स हैं या किसी भी तरीके का वीडियो आप किसी लेक्चर पे या किसी टॉपिक पे चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। ऑप्शन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए, डैश वॉज फेमस पोइट who organized funds and later went to Greek in the later went to fight in the Greek War of Independence। सो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो बिगनिंग है उसका ईयर आपको याद रखना है कि उसकी बिगनिंग कब हुई थी, 1821 में। तो वो 1821 ईयर आपको याद रखना है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस इन 1821, वो हमको याद रखना है। और उसमें जो पोइट था जिसने फंड ऑर्गेनाइज करे थे उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम क्या था, लॉर्ड जॉन मिल्टन, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड मैकोले। तो आंसर है लॉर्ड बायरन थे। वो लॉर्ड बायरन थे जिन्होंने बहुत सारे फंड्स इकट्ठे करे और उन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, जो कि कब हुआ, जो कि बिगिन कब हुआ था, 1821 में। तो ये हमें याद रखना है, 1821, ये याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। दैन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके पेपर में, डैश ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन कौन सी ट्रिटी ने किया, तो वो हमें याद रखना है, द ट्रिटी ऑफ वर्सलिस, द कांग्रेस ऑफ वियना, द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द ट्रिटी ऑफ जिनेवा। तो आंसर इज द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। इसी वाले टॉपिक में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कवर किया लॉर्ड बायरन का, उसी वाले टॉपिक में लास्ट में आपको मिल जाएगा कि यस, जो फाइनली जो ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ, जिसको और क्या बोला जाता था, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है। ग्रीस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि विच पार्ट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो वो भी ग्रीस था। और उसी से वो ग्रीस इंडिपेंडेंट कब हुआ, किस ट्रिटी से हुआ, द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से। तो ये हमें याद रखना है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अरेंज करना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन एज अ नेशन। तो हमें क्या करना है, जो हमारे 3 टॉपिक दिए हुए हैं बैक टू बैक, आपको याद रखना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, उसका ये टॉपिक उसमें से है ये। और इसमें आपको ईयर्स याद होने चाहिए। अगर आपको ईयर्स याद है तो आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हो। तो पहला क्या है, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो ये कौन से ईयर में हुआ, ये हुआ था 1707 में। तो ये हमें याद होना चाहिए, 1707। फिर आपको सेकंड मिल रहा है, द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो कब बना, वो हमें याद होना चाहिए, 1688 में फॉर्म हुआ वो। और उसके बाद है, आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो एक्ट ऑफ यूनियन है उसके बाद हुआ है, मतलब ये लास्ट में हुआ है सबसे। और कैथोलिक जो रिवॉल्ट्स है ये सबसे लास्ट में हुआ है, कैथोलिक रिवॉल्ट सबसे लास्ट में हुआ है। तो फिर हमें क्या करना है कि एक्ट ऑफ सबसे पहले वाला इवेंट हमें याद रखना है कि जो सबसे पहला इवेंट इसमें हुआ है वो हुआ है पार्लियामेंट का फॉर्मेशन। पार्लियामेंट के फॉर्मेशन के बाद 17, यानी कि हमारा हमको यह पता लग गया कि जो थर्ड है, सेकंड वाला जो है ये सबसे पहले आएगा। तो हमें देखना है ऑप्शन ए में सेकंड का है, देखो डी में है। तो यानी कि आप बिल्कुल अगर श्योर हो कि इंग्लिश पार्लियामेंट सबसे पहले बनाता है इन चारों में से, तो आपको आगे का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे ऑप्शन डी लगा सकते हो और वो फाइनल हो जाएगा कि भाई सबसे पहले इंग्लिश पार्लियामेंट बना, उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, फिर कैथलिक्स ने रिवॉल्ट किया और फिर फाइनली आयरलैंड को फोर्सफुली एंटर कर लिया गया। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है करने का, जस्ट अ सेकेंड, कि आप ऑप्शन को क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इंग्लिश पार्लियामेंट का हमें पता था कि 1688 में हुआ है, तो हमें ऑप्शन डी हमारा फाइनल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द 3 वॉर्स लेड बाय ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क का नाम आपको याद रखना है, इसको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी बोला गया है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन दैट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो वो तीनों वर्ड्स हमें याद होनी चाहिए, तभी हम बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए कर पाएंगे। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। तो हमें बिल्कुल क्लियर याद रहना चाहिए कि जो ओटोमन बिस्मार्क है उसने 7 ईयर्स में 3 वॉर्स लड़ी जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, और वो किस किस से लड़ी थी? वो लड़ी थी ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से एंड फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरियनी। मैरियनी याद होना चाहिए आपको, एलेगरी है, 2 एलेगरी हमें इसमें पढ़ाई गई है चैप्टर में, मैरियनी एंड जर्मेनिया। तो मैरियनी कहाँ की है? फ्रांस की। तो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरियनी वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड ऑफ रिपब्लिक। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है जिसमें से ये क्वेश्चन बना है कि ड्रॉ कहाँ से हुआ है, लिबर्टी एंड ऑफ रिपब्लिक का को कैसे मैरियन ने शो किया है। तो उन्होंने क्या चीज़ पहनी हुई है जिससे ये शो हुआ है? रेड कैप, ब्रोकन चेन, द ओक लीव्स। तो ये जो ओक लीव्स हैं ये जर्मेनिया का सिंबल है, जर्मेनिया में हीरोइज्म दिखाते हैं ओक लीव से। रेड कैप, ट्राइकलर, कोकेट, तो ये हमारे लिए किसका है? रेड कैप है, ट्राइकलर है, और जो कोकेट है वो किसने पहना हुआ है? वो मैरियने का है, वो मैरियने ने पहना हुआ है। तो हमें ऑप्शन बी को याद रखना है कि जो भी मैरियने जो है, मैरियने जो का एलेगरी है, उसने जो लिबर्टी एंड रिपब्लिक शो किया है, ऑफ रिपब्लिक, वो रेड कैप, ट्राइकलर और कोकेट से शो किया हुआ है, वो हमको याद रखना है। ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9, द बल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, फाइंड आउट द रीजन और रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें इन तीनों ऑप्शंस में बताना है कि कौन से ऑप्शंस, बल्कन्स वाला जो टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, उसमें बल्कन्स को के में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको बिल्कुल करेक्टली बता रहा है। डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। यस, ये बिल्कुल ठीक है कि जितने भी स्लेविक नेशंस थे, बहुत सारे नाम उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, मैसेडोनिया, ग्रीस, एंड there are a lot of names you can see from the NCERT book as well. Each Balkan state hope to gain more territory at the expense of others. Yes, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो बल्कन के जो स्टेट्स है वो फ्री हो रहे थे और वो एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर भी करना चाहते थे, फाइट कर रहे थे, बहुत इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। द बल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। तो यस, वहाँ पे क्या हो रहा था? जो पावर राइवलरी है वो भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, है ना। तो ये हमें याद रखना है, बल्कन्स में से बल्कन वाले टॉपिक को पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से। द नेशन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन इज मोस्ट ऑफ्टन सिंबलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि नेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन में हमने यूज़ करी हैं, फ्रेंच पीपल ने यूज़ करी हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फिगर्स और इमेजेस, पॉपुलर प्रिंट्स, फोकलोर एंड सॉन्ग्स। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो किसके लिए पूछ रहा है? वो केवल नेशन के लिए पूछ रहा है कि नेशन को मोस्टली किस चीज़ से दिखाया जाता है। तो नेशन को मोस्टली फिगर्स और इमेजेस से दिखाया जाता है, ये हमें याद रखना है कि नेशन के लिए हम हमेशा एल्गरी जो बनाते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं नेशन का, वो फिगर्स एंड इमेजेस से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव इन। तो यूरोपियन कंजर्वेटिव्स के बारे में आपको याद रखना है। यूरोपियन कंजर्वेटिव्स 1815 टू 1830 में देवर फुल ऑफ लाइक ऑन द पावर, और ना ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह सब आपको टॉपिक इसमें दिया हुआ है बुक में, जब आप देखेंगे तो उसमें हमें बताना है कि वो किस में बिलीव नहीं करते थे। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें बिलीव करते थे, स्ट्रेंथन मोनार्की में भी बिलीव करते थे, आर रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, यस इसमें भी बिलीव करते थे। प्रिजर्वेशन ऑफ द चर्च, नो इसमें वो बिलीव नहीं करते थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि वो चर्चेस के प्रिजर्वेशन में, चर्चेस को दोबारा पावर में लाने में बिलीव नहीं कर रहे थे। उनको ये समझ में आ गया था 1815 के बाद कि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन करना ज़रूरी है, ताकि जो चेन है रिवॉल्यूशंस की उनको क्या किया जा सके, उनको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। तो ये याद रखना है आपको कि जो मूवमेंट जो रिवॉल्यूशंस हुए 1830 से 1848 के बीच में पूरे यूरोप में, वो एजुकेटेड जो एलाइट पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल थे, उनके थ्रू की गए। तो ऐसा कौन सा इवेंट था जिससे उनके अंदर ये फीलिंग्स जनरेट हुई? रिस्टोरेशन ऑफ बार्बन किंग्स ऑफ पावर? नो, ये कंजर्वेटिव के थ्रू किया गया था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1821 में बिगिन हुआ एंड 1832 में ग्रीस रिकॉग्नाइज हुआ एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो ऑफ कोर्स ये एक इवेंट ऐसा था जिसने सारे के सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल को एक तरीके से मोटिवेट कर दिया था कि यस, हमें अगर ग्रीक में ये चीज़ हो सकती है तो हमें ये पूरे यूरोप में करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे करना चाहिए। जुलाई रिवॉल्यूशन इसका आउटकम था। इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप, वो भी इसी का पार्ट था, जुलाई रिवॉल्यूशन का। तो हमें ये जो बताना था इसमें कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं वो कैसे एजुकेटेड एलाइट पीपल्स के बीच में हुई, तो वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रू हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट रोमांटिज्म। तो रोमांटिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे नेम्स, काफ़ी सारे इवेंट्स उसमें कवर हुए हैं। तो हमें उस टॉपिक को आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए। कंसीडर दीज स्टेटमेंट अबाउट रोमांटिज्म। रोमांटिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट, रोमांटिज्म वॉज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ऑफकोर्स रोमांटिज्म क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था। तो हमें क्या बताना है इसमें? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ वन एंड टू, नीदर वन और टू। तो क्या हो जाएगा? ओनली वन, क्योंकि रोमांटिज्म क्या था? वॉज ओनली अ कल्चरल मूवमेंट। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा एंड लाइक करिए इस वीडियो को। एंड योर नेक्स्ट वीडियो, आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसके MCQs क्वेश्चंस को मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ बहुत जल्दी। कंसीडर द फॉलोइंग: जॉन गॉटफ्राइड, जर्मन फिलोसफर; अपराइजिंग इन ब्रजल्स; बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड; डेलॉक्स; फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स एंड ग्रिम ब्रदर्स; फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। हमें करना क्या है इसमें? विच ऑफ द एबव आर करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे के सारे करेक्टली मैच हैं। जॉन गॉटफ्राइड जो थे वो एक जर्मन फिलोसफर थे। अपराइजिंग इन ब्रसल्स जो हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो बेल्जियम है वो ब्रेक अवे हो गया था किससे? यूनाइटेड किंगडम से। डेलरॉक्स जो है एक फ्रेंच रोमांटिक पेंटर हैं जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई हुई है मैसेकेयर की, द मैसेकेयर ऑफ केओक्स करके नाम है पेंटिंग का। फिगर 8 है वो आपके एनसीईआरटी की बुक में। एंड ग्रिम ब्रदर्स का बॉक्स में दे रखा है आपको, सोर्स बॉक्स में। फोक टेल्स एंड नेशनल बिल्डिंग के लिए वो जाने जाते हैं। तो 14 का क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इन क्वेश्चंस को बड़े स्पेसिफिक तरीके से आपको करना है, अच्छे से करना है। इसमें इजी तरीका तब होता है जब आपको सिर्फ एक पता हो अच्छे से और आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये मुझे पता है, और अगर वो करेक्टली मैच हो गया तो आपको बाकी मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए। जैसे पहला है विक्टर इमानुअल सेकंड। तो विक्टर इमानुअल सेकंड हमें क्या पता है? विक्टर इमानुअल सेकंड प्रूशिया, किंगडम ऑफ इटली, हैसबर्ग एंड ओटोमन, यंग इटली। तो विक्टर इमानुअल क्या क्या किससे रिलेटेड है? किंगडम ऑफ इटली से रिलेटेड है। विक्टर इमानुअल सेकंड ये यूनाइटेड इटली के किंग बने थे। तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि भाई विक्टर इमानुअल क्या है? ऑप्शन बी। तो हमने देखा विक्टर इमानुअल का ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट का वी कहाँ पे है? डी पे है, और बाकी कहीं पे फर्स्ट का डी नहीं है। तो हम ये वाला बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन सही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए। नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन कौन था? प्रूशिया का, प्रूशिया था नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। गुजीबी मैजिनी एम्पायर ने क्या करा था? यंग इटली बनाया था। तो सेकंड का क्या हो गया? डी। एंड स्लेव नेशनलिज्म क्या है? हैसबर्ग एम्पायर। तो ये मैच हो गया आपका इस तरीके से। सेम ऐसे ही मैच द कॉलम 1 विद मैच द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, क्राउन ऑफ ओक लीव्स कौन पहनता है? बीइंग फ्रीड के लिए है, हीरोइज्म के लिए है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर है, या फिर विलिंगनेस टू मेक पीस है। तो क्या बताया था मैंने आपको? जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है वो किसका सिंबल है? हीरोइज्म का सिंबल है। यानी कि फर्स्ट का क्या हो गया? फर्स्ट का बी। तो हमें देखना है ऑप्शन में कि फर्स्ट का बी किधर मैच हुआ है।
फर्स्ट का बी। देखिए तो यानी कि दो ऑप्शन है फर्स्ट के बी में, तो यानी कि ऑप्शन ए कट गया आपका, ऑप्शन ए को अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑप्शन सेकंड को अब आपको देखने की, थर्ड फोर्थ को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको देखना है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन आपको पता है ब्रोकन चेन क्या है, ब्रोकन चेन है बीइंग फ्रीड का, यानी कि सेकंड का ए। तो सेकंड का ए किसमें, सी वाले ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इन क्वेश्चन को अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें सारे ऑप्शंस को पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिस्ट की डेफिनेशन को सर्च करने की कोशिश कीजिए। एब्सोल्यूटिस्ट विजन ऑफ सोसाइटी है। विजन ऑफ सोसाइटी आपको पता है क्या है, जब हम विजन ऑफ सोसाइटी पढ़ते हैं तो सीधे हमारे दिमाग में यूटोपियन आता है, तो यानी कि सेकंड का ए है, अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट। ये क्या हो गया हमारा, ये एब्सोल्यूटिस्ट हो गया। तो फर्स्ट का बी, यानी कि फर्स्ट का बी देखिए किधर है, इसमें भी देखिए ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया आपका, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, अब बच गया आपका बी एंड सी, यानी कि फर्स्ट का बी है हमें पता लग गया, फर्स्ट का बी, एंड सेकंड का भी हमें पता लग गया था, सेकंड का ए। तो सेकंड का ए, यानी कि इसमें भी ऑप्शन क्या हो गया, सी। इस तरीके से आपको ये करना है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं अच्छी तरीके से। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, मैच कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। डेट्स हैं इसके अंदर और उनको आपको इवेंट से मैच करना है। 1797 एक ऐसा ऑड ईयर है जो शायद आपको याद नहीं हो, एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है, शायद एकदम से क्लिक नहीं करे, तो बेटर ये है कि आप इसमें जो ईजिली आपको याद है उनको आप सर्च करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको 1821 में दो बार बता चुका कि 1821 क्या है, स्ट्रगल, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस हुआ था, तो यानी कि सेकंड का बी करेक्टली मैच्ड है। फिर 1866 टू 1877 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का टाइम पीरियड है, और 1905 जो में क्या हुआ है, स्लेव जो नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैसबर्ग, तो ये यानी कि करेक्टली मैच है। और 1797 में क्या हो जाएगा, नेपोलियन इन्वेड्स इटली, उसने इटली को इन्वेड किया और नेपोलियनिक वॉर बिगिन हुई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया, यानी कि इसमें सारे करेक्टली मैच्ड हैं। तो जब सारे करेक्टली मैच्ड हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। let's move to the next question. Question number 19, as you can see, क्वेश्चन नंबर 19, इन दिस ऑल्सो सेम हमें करना है, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मैच करना है। देखिए एथनिक ग्रुप के बारे में फाइंड करना है हमें। एथनिक ग्रुप क्या होता है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड टू अ पर्सन और थिंग, रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, tribal or cultural origin or background that a community identifies with or claims, system of ideas reflecting a particular social and political vision, या फिर awareness of women's rights and interest based on the beliefs of social। तो ये डी वाला जो है अवेयरनेस ऑफ वुमेन, ये क्या है, ये फेमिनिस्ट ही है। सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आइडियोलॉजी है। सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, ये आइडियोलॉजी है। एल्गरी क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और रिलेटेड टू कॉमन रेशियल, ये एथनिक है, यानी कि फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। तो इससे हम मैच करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, सी। इस तरीके से आपको ये ईजी हो जाएगा मैच करना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ला पेट्रे क्या है, मेजरिंग अ यूनिट ऑफ क्लॉथ इन अ जर्मनी, अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, अ पर्सन हु वर्कड ऑन अ लैंड ओन्ड बाय अनदर पर्सन, द फादरलैंड। तो ला पेट्रे क्या है, फादरलैंड है। ला पेट्रे क्या है, फादरलैंड है, यानी कि फर्स्ट का क्या हो गया, डी। तो देखें हम ऑप्शन में फर्स्ट का डी, यानी कि बी एंड सी ऑप्शन आपके क्या हो गए, इलिमिनेट हो गए। फर्स्ट सॉरी, फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया हमारा डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, एल ए क्या है, मेजरिंग यूनिट है किसकी, क्लॉथ की, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड का ए। तो सेकंड का ए,
से हमें इजी हो जाएगा। सेकंड का ए, ये भी सेम सेम है दोनों में। हमें और थर्ड वाला देखना पड़ेगा। थर्ड क्या है? ज़ोल्वराइन। ज़ोल्वराइन क्या है? कस्टम यूनियन है, यानी कि थर्ड का क्या हो गया बच्चों? थर्ड का हो गया बी। तो इससे हमें शायद डेफिनेटली आंसर मिल जाए थर्ड का बी। यस, तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर आंसर। लाइक दिस यू हैव टू सी, एक एक अगर आप उसको मैच करोगे और फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओगे तो दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 21, 5 ऑप्शन हैं इसमें, 5 मैच करने हैं आपको और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या था आउटकम? ब्रॉट द कंजर्वेटिव रिजाइम्स बैक टू पावर, ensured right to property for the privileged class, recognized Greece as an independent nation, transfer of sovereignty from monarch to the French citizens. So of course this is what the clear outcome of French Revolution. फर्स्ट का डी। तो देखिए हम फर्स्ट का डी कहीं पे है। यस, फर्स्ट का डी बी ऑप्शन में है, तो हम यही इसको आंसर लगा सकते हैं। हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल श्योर है। फिर भी आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म क्या था? ब्रॉड द कंजर्वेटिव रिजाइंस बैक टू पावर, इंश्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी फॉर प्रिविलेज क्लास, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट एम्फेसाइजेस, तो नेशनलिज्म इज द आइडियोलॉजी। तो फर्स्ट सेकंड का ई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है अगेन। एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन of the state and of society, a cultural movement that sought to develop a particular form, a form of government in which there is concentration of all powers in a single hand. So yes, absolutism क्या है? ऑप्शन सी है। एब्सोल्यूटिज्म में जो गवर्नमेंट की पावर्स है वो सिंगल हैंड में कंसंट्रेटेड रहती हैं, तो ये एब्सोल्यूटिज्म हो गया, यानी कि फर्स्ट का सी। अब हम ऑप्शन में मैच करेंगे तो हमें मिल गया यस कि फर्स्ट का सी किस में है? डी ऑप्शन में है। तो हम ए बी सी को एलिमिनेट करके सीधे फर्स्ट का सी लगा देंगे। अगर बाई चांस आपको एब्सोल्यूटिज्म नहीं आता है तो आप लिबरलिज्म को सर्च करने की कोशिश कीजिए। एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल मूवमेंट, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज लिबरलिज्म। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का सेकंड का डी। तो सेकंड का डी भी आपको डी वाले में ही मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको चारों में से अगर एक भी अच्छे से आता है तो आप उससे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच कौन थे? ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे। तो हमें देखना है ऑप्शन में बी, ऑस्ट्रेलियन चांसलर। ड्यूक मैटरनिच वाज ऑस्ट्रेलियन चांसलर। लुइस फिलिप, ये किंग थे, मोनार्क थे फ्रांस के। 1815 में इनको रिस्टोर किया गया था। तो ये ऑप्शन डी हो गया फर्स्ट का। गुज़िबी मैज़िनी, आपको पता ही है 100% क्वेश्चन आना ही है गुज़िबी मैज़िनी में। तो ये कौन थे? मेंबर थे किसके? कार्बनी के। मेंबर थे कार्बनी के और उन्होंने इस्टेब्लिश किया गया था यंग इटली एंड यंग यूरोप। एंड विलियम वुल्फ एक जर्नलिस्ट थे हु डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द सिलेसिया विलेज। तो क्या हो गया? फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, ऑप्शन सी। फर्स्ट का बी मिल गया आपको। फर्स्ट का बी किस में? ऑप्शन सी में। सॉरी, ये देखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट का बी ऑप्शन सी में, क्योंकि बी और सी दोनों है। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, सेकंड का डी वो सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बहुत ध्यान से लगाइएगा, जैसे अभी मैंने इसमें लगा दिया बी, लेकिन आपको देखना है कि बी में बी वाले ऑप्शन में भी बी था, सी वाले ऑप्शन में भी बी था। तो यानी कि हमें सेकंड से वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट, बार्बन एम्पायर। बार्बन एम्पायर क्या था? द एम्पायर रूल्ड बाय द टर्किश मुस्लिम्स, प्रूशियन एम्पायर दैट इंक्लूडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न, द एम्पायर दैट कंसिस्टेड ऑफ फ्रांस। तो बार्बन एम्पायर क्या था? द एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ फ्रांस, यानी कि ऑप्शन वन का सी, वन सी। तो इसमें दो ऑप्शन है, अभी आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दीजिए एंड ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट से आपका आंसर मिल जाना चाहिए हैसबर्ग एम्पायर। हैसबर्ग एम्पायर क्या है? याद रखना है आपको अच्छे से। द एम्पायर दैट रूल्ड बाय द टर्किश मुस्लिम्स, प्रूशियन एम्पायर दैट इंक्लूडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न जर्मनी और पोलैंड,
and the empire that consisted of Austria Hungary including Alpine region। तो आपको हाब्सबर्ग एम्पायर एंड जो हमारा ओटोमन एम्पायर है उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी का है और उसमें अल्पाइन रीजन भी इंक्लूड होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है किसके लिए, हैब्सबर्ग एम्पायर के लिए। जो और जबकि जो ओटोमन एम्पायर है वो एक टर्किश टर्किश मुस्लिम एम्पायर है। तो ये हमें याद रखना है। और जो बच गया हॉन्ज़ेलरेन एम्पायर, उसका आंसर क्या हो गया, बी प्रूशियन एम्पायर। तो जोल्वराइन जिससे बना था, जोल्वराइन नाम से भी आप ये जोल्रिन याद रख सकते हो, होलन होहेंज़ोलरेन एम्पायर। नेक्स्ट देखिए बेटा, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। now the picture based questions are there. Each picture is very important and I will give you the exact information कि ये जो पिक्चर है वो कहाँ से आई है, कौन से पेज नंबर से ली गई है, कौन सा फिगर है ये। तो उसको बहुत अच्छे से आप देखिए समझिए। फिगर, ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, फिगर ये है 20, क्वेश्चन नंबर 21, और ये फिगर 20 है आपकी बुक की, फिगर 20 है ये। और हमें बताना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज। तो ये क्या है, अ मैन एक्सप्लेनिंग द सी रूट्स यूज्ड 18th सेंचुरी, नहीं, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। यस, जब आप फिगर 20 देखोगे तो उसके नीचे हेडिंग ये है कि ये जो है क्या है, मैप है जो सेलिब्रेट कर रहा है किसको, ब्रिटिश एम्पायर को। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो। तो ये जब आप फिगर देखेंगे तो आपको क्लियर स्ट्राइक करना चाहिए। आपकी बुक में फिगर 18 है, ये नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर की फिगर 18 है। और ये कौन है, फॉलन जर्मेनिया है ये, फॉलन जर्मेनिया। तो हमें क्या पूछा गया है, दिस इमेज वॉज पेंटेड बाय आर्टिस्ट लॉरेंस क्लैंसन, दिस इमेज वॉज पेंटेड बाय आर्टिस्ट जूलियस ह्यूबनर, Germania guarding the Rhine was the title of this painting. Philip Witt was the artist who have made this painting. तो क्या है ये, मैंने आपको बताया फॉलन जर्मेनिया है ये, और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया था पेंटर जूलियस ह्यूबनर ने। ये फिगर ये आपकी बुक में फिगर 18 है। नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो पहले तो हमें करेक्ट पता होने चाहिए। इसमें दो पर्सन आपको दिखाए जा रहे हैं, ये कौन है, गुजिपी गैरिबल्डी है, दिस इज गुजिपी गैरिबल्डी एंड दिस इज विक्टर इमानुअल सेकंड। और ये क्या कर रहे हैं, इनको शूज़ पहना रहे हैं, गुजिपी गैरिबल्डी उनको शूज़ पहना रहे हैं, बूट पहना रहे हैं जिसपे इटली लिखा हुआ है। ये आपकी बुक के अंदर फिगर 15 है, फिगर 15 है, छोटा सा बॉक्स के नीचे दिया हुआ है, गोजिबी गैरिबल्डी के बॉक्स के नीचे। दिस इमेज इज फ्रॉम द इंग्लिश कैरिकेचर 1859। नो, हमें क्या बताना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो। ओके, तो हमें इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। In this image, Garibaldi helping Victor Emmanuel II of Sardinia-Piedmont pull out, on the boot named Italy. Yes, the artist has portrayed Garibaldi as holding on to the base of the boot. Yes, the artist has portrayed Victor Emmanuel II of Sardinia-Piedmont as holding on to the base of the foot. No, holding किसने कर रखा है, गैरिबल्डी ने। तो ऑप्शन डी गलत है। और ये जो इमेज है ये इंग्लिश कैरिकेचर 1859 से है, ये ठीक है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट डी इसमें इनकरेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट फिगर इमेज है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच आइडिया इज बेस्ट एक्सप्रेस इन दिस इमेज। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका इसके बारे में। ये फिगर 20, ये फिगर 8 है आपकी बुक का, रोमांटिज्म वाले टॉपिक में से है। और इसका टाइटल भी आपको याद रखना है, टाइटल क्या है इसका, द मैसेक्योर ऑफ केओक्स, CHIOS केओक्स। और ये 1824 में ये पेंटिंग आया था। और ये कौन सी फीलिंग को बता रहा है, रोमांटिज्म को ये बता रहा है। डेलाक्रॉइस पेंटर का नाम है जिसने ये पेंटिंग बनाया ही है। फिगर 8 है ये आपके एनसीईआरटी की बुक में। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट इमेज गिवन बिलो। तो पहले इमेज देख लेते हैं हम। ये इमेज आपका इमेज 6 है, दिस इज इमेज 6 इन योर बुक एंड ये कैरिकेचर है। तो हमें बताना है क्या, कि इसमें जो कंसीडर दी स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो, फिर हमको
ऑप्शन दिए हुए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए ध्यान से, द टाइटल ऑफ दिस कैरिकेचर इज द क्लब ऑफ थिंकर्स, आंसर इज यस करेक्ट, क्लब ऑफ थिंकर्स था। द plaque on the left bears the inscription, the most important question of today's meeting, how long will thinking be allowed to us? Yes, it is correct. This was a caricature of meeting called by liberals, तो ये meeting called by liberals नहीं था। This caricature was created in 1820, that is also like true कि ये जो पेंटिंग था वो किस में था, 1820 में आया था। तो लिबरल्स के थ्रू ये मीटिंग कॉल नहीं हुई थी, तो ये क्या आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पिक्चर, वो आपको याद रखना है। 29th क्वेश्चन ऑप्शन डी हो गया। देन देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, पिक्चर है, ये भी आपको याद रखना है। फिगर 10 है ये आपकी बुक में, ये चर्च है, इसमें ये सेंट पॉल्स चर्च है, वो दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो ये ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, दिस इज फिगर नंबर 5 इन योर बुक। ये जो हमें क्या बताना है, और ये जो इमेज है इसको क्या, इसका टाइटल क्या है, द कोरियर ऑफ रिहिललैंड है ना, कोरियर ऑफ रिहिललैंड है। इसमें किसको दिखाया गया है, नेपोलियन बोनापार्टे को दिखाया गया है। नेपोलियन बोनापार्टे जब वो लूज करके आ रहा है किसको, बैटल को, कौन सी बैटल को, लिप्जिंग की बैटल को 1813 में ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिंग, और उसमें उसको बहुत सारी टेरिटरीज अपनी देनी पड़ गई थी। तो वो ये इमेज सिग्निफाई कर रही है। विक्ट्रीज ऑफ नेपोलियन, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द नेपोलियन, लॉसेस ऑफ नेपोलियन, जर्नी ऑफ नेपोलियन। तो क्या दिखा रहा है ये, लॉसेस ऑफ नेपोलियन। दिस पेंटिंग इज शोइंग द लॉसेस ऑफ नेपोलियन। this is like number is not given to this figure in your book, but it is अवेलेबल एट पेज नंबर 24। जब आप पेज नंबर 24 खोलेंगे, विजुअलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसके बाद में, उसके एंड में ये एक इमेज बनी हुई है जिसमें सारे सिंबल्स दिखाए हुए हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। स्पेक्ट्रम है, किंग रॉयल, क्राउन है, ब्रोकन चेन है, कॉकेड है, राइट कलर्स हैं। तो इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सूट्स द सॉर्ड। सॉर्ड क्या चीज़ दिखाती है, सॉर्ड हीरोइज्म दिखाता है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ दिखाता है, रेडीनेस टू फाइट दिखाता है, या फिर सिंबल ऑफ फ्रीडम दिखाता है। तो सॉर्ड क्या दिखाता है बेटा, सॉर्ड दिखाता है रेडीनेस टू फाइट, के हमेशा जो आर्मी है वो किसके लिए तैयार रहती है, रेडीनेस टू फाइट रहती है अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दिस इज दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट्स द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर का बिगिन जो स्टार्टिंग हो रही है, बिगनिंग हो रही है, वो इसी पेंटिंग से हो रही है। द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय whom, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इजी, फेडरिक सोरियो, याद रखना है आपको। हाँ, फेडरिक सोरियो की बनाई हुई पेंटिंग है ये। And this is the last question from of this video. Identify the figure of the stamp. ये स्टैम्प आपको पहचानना है किसका है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर फिगर 16 है आपकी बुक में। और ये 1850 में ये आया था स्टैम्प, और ये किसका है, मैरियने का। किसका स्टैम्प है ये, कौन है ये स्टैम्प है, मैरियने। जर्मेनिया है, मैरियने है, एनी बेसेंट है, या इंदिरा गांधी है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, मैरियने। I hope you like this video, and this type of video I will be uploading on a regular basis. So kindly share, like, and subscribe the channel. Thank you.